हेलो बेटा, कैसे हो? पढ़ रहे हो ना? पढ़ना ही चाहिए क्योंकि जीवन की लड़ाई में पढ़ाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा पढ़ते रहना चाहिए। मैं पीएम सर आपका बायो टीचर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे पावरफुल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। तो बेटा आज आपके लिए एक सुनहरा क्षण आ गया है, क्योंकि जैसे पीडब्ल्यू ने कमेंट किया था आपको कि हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आएंगे जिसके अंदर आपको इनरोल होना है और आपके पढ़ाई को वहां पे अच्छा करना है, आपके पढ़ाई को आसान करना है। तो बेटा अभियान नाम का एक मराठी बैच आपको यहां पे शुरू करके दिया जा रहा है। आप बोलेंगे सर लँग्वेज, तो बेटा लँग्वेज मराठी असेल, त्याच्यानंतर बेटा हिंदी असेल आणि त्याच्यानंतर बेटा इंग्लिश सुद्धा असणार आहे। त्यामुळे आपल्याला तिन्ही लँग्वेज मध्ये ही बॅच रन करायची आहे। त्यामध्ये तुमचं फुल कोऑपरेशन असणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही फुल सपोर्ट करणार आहात आणि या बॅच बद्दल तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना सुद्धा सांगणार आहात असा विश्वास आहे आणि ते सांगावं सुद्धा लागेल, कारण की जेवढं तुमचं प्रेम आम्हाला भेटणार आहे तेवढा आमचा उत्साह वाढणार आहे, तेवढा बेटा आमचा त्या ठिकाणी एक्साइटमेंट वाढणार आहे, जेणेकरून बेटा आम्ही तुमच्यासाठी अजून नवनवीन अजून चांगले उपक्रम घेऊन येऊ, अजून चांगले प्रोजेक्ट आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी चांगले करणार आहोत। ओके, आणि पीडब्ल्यू हे सतत करत असतं, सातत्यानं करत असतं, याच्यामध्ये काहीही वाद नाही है। सो बेटा आज का ये जो हमारा पहला लेक्चर बन रहा है जूलॉजी पोर्शन से, वो बनेगा बेटा एकदम बेसिक टॉपिक के ऊपर। अब हमारा बेसिक टॉपिक है बेटा सेल। जैसे हम अब वहां पे बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में बेटा सबसे पहले तो सेल समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमें सेल क्या है ये पता नहीं चलेगा तब तक बेटा दूसरे टॉपिक पढ़ने में हमारा कोई भी मतलब नहीं बनता है, उसका कोई भी बेटा प्रयास नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एकदम बेसिक टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस बेसिक टॉपिक के साथ आज का जो लेक्चर बनेगा वो भी फुल टू बेसिक बनने वाला है। मतलब सेल टॉपिक पढ़ते समय हमें कुछ सेल थ्योरी को पढ़ना होगा, हमें सेल के बारे में कुछ वहां पे हिस्टोरिकल उसके इवेंट्स हमें यहां पे देखने पड़ेंगे कि अचानक से सेल नाम की कॉन्सेप्ट तो नहीं निकल के आई होगी, कभी ना कभी उसका कॉन्सेप्ट किसी ने पहले बताया होगा, कभी ना कभी उसकी खोज हुई होगी। तो प्रीवियस टाइम में सेल के बारे में लोगों का क्या कहना था, लोगों के क्या मिथ्स है, लोगों ने क्या क्या थ्योरी दिया था, उनके क्या क्या स्टेटमेंट हुआ करते थे, इन सब चीजों के ऊपर आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे फोकस करेंगे। और उसके बाद एक्चुअली हमारा जो वहां पे चैप्टर रहेगा वो शुरू होने जा रहा है। मतलब बेटा आज जो चैप्टर शुरू होगा उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मिलेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक इंट्रोडक्शन ऐसी चीज है, थ्रू आउट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, थ्रू आउट टॉपिक में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, थ्रू आउट टॉपिक के हमारे कॉन्सेप्ट किस बेसिस के ऊपर वहां पे चलने वाले हैं, तो ये सभी अंदाजा हमें इंट्रोडक्शन में मिलता है। तो बेटा इंट्रोडक्शन हमेशा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक आध बुक का कवर उस बुक के कंटेंट को वहां पे दर्शाता है, वैसे बेटा एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन उस टॉपिक के पूरे वहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शाता है। जैसे एक फिल्म का टीजर या फिर जैसे एक फिल्म का ट्रेलर, उस पिक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका अंदाजा लगवाता है। वैसे बेटा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट रहता है, हर टॉपिक का जो पहला लेक्चर होता है उसके अंदर आपको ये चीजें पता चलती है कि थ्रू आउट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, थ्रू आउट टॉपिक हमें कैसे प्रिपेयर करना है, थ्रू आउट टॉपिक हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को आपको बेटा वहां पे बताने का काम इस पहले लेक्चर में किया जाता है, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया जाता है। इसलिए यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर लेसन के लिए। कुछ भी लेसन स्टार्ट होने दो, चाहे बेटा वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बेटा बायो का हो, चाहे वो मैथ का हो, कोई भी जब आप सब्जेक्ट वहां पे पढ़ते हो और कोई भी सब्जेक्ट का आप जब टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक का पहला लेक्चर कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि उस पहले लेक्चर में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो बहुत कुछ आपको अंदाजा वहां से लगाना होगा जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। तो मैं आज कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब आप भूल जाइए आपके 10वीं तक आपका क्या माइंडसेट था, क्योंकि 10 तक आपने जो किया है वो यहां पे काम आएगा
पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th 12th मतलब बेटा बस 2 ही साल होते हैं और इस 2 साल में इतने टॉपिक होते हैं जितने आपने बेटा 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की कक्षा में भी नहीं पढ़े होंगे, उतने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। अगर आप बात करेंगे बेटा साइंस की, तो बेटा साइंस में 10th में कितने टॉपिक होते हैं, तो बेटा वहां पे लगभग 20 टॉपिक रहे होंगे। ओके, तो मतलब पूरे थ्रू आउट 10th में साइंस पोर्शन के आपके कितने टॉपिक है, 20 टॉपिक है। ओके बेटा, आपने अगर 9वीं की बात की, 9th स्टैंडर्ड की बात की, तो वहां पे भी 10-12 टॉपिक होंगे या 20 टॉपिक होंगे। चलो कितने हो गए बेटा, 40 टॉपिक हो गए। 8वीं के भी पकड़ो बेटा, चलो 20 टॉपिक होते थे आपके, नहीं होते थे 20, लेकिन अपन मानते हैं आपको 20 टॉपिक थे। कितने हो गए बेटा, 60 टॉपिक हो गए। ओके, अगर आप बात करोगे बेटा यहां पे 11th और 12th की, तो अकेले बायोलॉजी में बेटा 38 टॉपिक है। मतलब आपके 38 टॉपिक बायो से बनते हैं, 30 टॉपिक केमिस्ट्री के हैं और बेटा लगभग 30 टॉपिक फिजिक्स के हैं। मतलब आपको लगभग 100 टॉपिक्स 2 महीने में आपको पढ़ने, सॉरी 2 साल में पढ़ने हैं। जितना साइंस आपने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं में नहीं पढ़ा था, उतना साइंस अब आपको बस 2 साल में पढ़ना है और टॉपिक की लेवल भी बढ़ जाती है। तो आपने 10 तक जो माइंडसेट रखा है, 10 तक जो आपका माइंडसेट था, प्रिपेयर करने का माइंडसेट था, आपकी टॉपिक के प्रति देखने की साइकोलॉजी थी, अब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। 2 साल मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नीट के लिए बेटा लगभग वहां पे 110 टॉपिक है, मतलब 110 टॉपिक है। ओके, अगर आप वहां पे लगभग देख रहे हो तो इतना वास्ट सिलेबस बेटा आपको 2 साल में कवर करना है। तो याद रखो, जो 11 से ही पढ़ाई शुरू करता है, जो 11 से ही स्टार्ट करता है, उसका ही बेटा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ता है। आपने अगर 11th ऐसे ही खराब कर दिया, ऐसे ही आपने इधर उधर भटकने में लगा दिया, तो बेटा 12th में आने के बाद फिर आप कुछ ज्यादा झंडे नहीं गाड़ सकते हो। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। क्योंकि जो बच्चों ने 11 से पढ़ना स्टार्ट किया था वो 1 साल आपके आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको वो पार्ट कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल भी अगर आप गांव से हो, अगर आप शहर से हो, अगर आप हमारे मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, या फिर बेटा अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर किसी भी आप कैटेगरी के वहां पे स्टूडेंट रहे हो, कैटेगरी का मतलब मेरे लिए क्या है बेटा, मतलब आप 10 तक पढ़ने में शार्प थे, मिडल थे, या फिर बेटा बहुत ही वहां पे कमजोर थे, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, याद रखना जो 11 से पढ़ाई स्टार्ट करता है उसी का ही रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि सिलेबस बेटा वास्ट है और आपके लिए बेटा वहां पे समय बहुत ही कम है, तो एक भी दिन आपका वहां पे बेकार नहीं जाना चाहिए। कोई भी बेटा समय आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। इस 2 साल में बस आप 2-4 ही काम करेंगे, क्लास अटेम्प्ट करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, एग्जाम देंगे और खाएंगे पिएंगे सोएंगे। पिएंगे का मतलब क्या बेटा, पानी पिएंगे। ओके ओके, तो खाएंगे और सोएंगे। इसके अलावा आपके दिनचर्या में कुछ भी वहां पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आपके दिनचर्या में कोई बात इंक्लूड हो जाती है तो याद रखना वो समय आपके पढ़ाई का हुआ होगा, वो समय आपके बेटा तैयारी का रहा होगा। तो याद रखो वो समय आपने वहां पे बर्बाद किया है तो आपकी बर्बादी बिल्कुल वहां पे तय है। तो इन चीजों को ध्यान रख के 2 साल की हमारी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। 2 साल हमें कैसी मेहनत करनी है उसका अंदाजा हमें यहां पे लगना चाहिए और हम इस पार्ट को अब जारी रखते हैं। ओके, तो याद रखो मैं मेरे बायो की बात करता हूं, तो बायो में बेटा अगर आप नीट के थ्रू यहां पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको 38 चैप्टर्स है, और अगर आप सीईटी के मतलब दृष्टि से देखते हो तो उसकी बात अपन यहां पे आज करेंगे ही नहीं। बेसिकली बेटा अपन नीट की बात करेंगे। ओके, तो नीट में बेटा 38 चैप्टर्स है, तो आपको 11th में जो सिलेबस वहां पे दिया गया है उसमें से बेटा पहला टॉपिक हमने यहां पे कंटिन्यू करने का प्रयास किया है, तो बेटा वो रहेगा हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हमारे बोर्ड बुक में ऐसा नाम दिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक में बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नाम दे रखा है। बाकी अलग अलग एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग नाम दिया हो सकता है, लेकिन बेटा उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर की जो थ्योरी है, उसके अंदर की जो कॉन्सेप्ट है लगभग बेटा सिमिलर है, उसमें कोई भी वहां पे बदलाव नहीं है, ऐसा तो मैं कहता हूं। लेकिन हम यहां पे बेटा नीट वाला पोर्शन भी कवर करेंगे, साथ साथ बोर्ड वाला पोर्शन भी कवर करेंगे। मतलब आपके नीट एनसीईआरटी से भी कोई पॉइंट नहीं छूटने देंगे, आपके बोर्ड से भी कोई पॉइंट छूटने नहीं देंगे। मतलब बेटा हम यहां पे पैरेलली आपका महाराष्ट्र बोर्ड बुक और आपका एनसीईआरटी फॉलो करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली हम महाराष्ट्र बोर्ड फॉलो करते रहेंगे, एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी फॉलो करते रहेंगे। बेटा हम दोनों
कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपके पास पहुंचाएंगे, ताकि जो एक आध कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में मिस हुआ होगा वो आपका बोर्ड से कंप्लीट हो जाएगा, और जो बोर्ड में एक आध पॉइंट मिस हुआ होगा वो एनसीईआरटी से कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको पूरा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट का निचोड़ दिया जाएगा। तो आप फिर दुनिया में नहीं बेटा, अपने इंडिया में कोई भी बुक उठा लो मार्केट से एमसीक्यू की, और उसके एमसीक्यू जब आप लगाना शुरू करोगे तो आपको अंदाजा आएगा तुम्हारे 99% क्वेश्चन वहां पे सही हो रहे हैं, 99% क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पहचान के लग रहे हैं। ये विश्वास मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए दिला सकता हूं आपको, और वो आप एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना होगा और हमारे बायो के पोर्शन को कंटिन्यू करना होगा। ओके बेटा, तो बायो का एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं जाने दूंगा, ये वादा रहा मेरी तरफ से आपको। और आपको एक बात याद रखनी है, हम वादे कभी झूठे नहीं करते। आपको ये एक्सपीरियंस करवाएंगे, आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि बेटा जो पढ़ाया जा रहा है उसी से ही क्वेश्चन बन रहे, जो पढ़ाया जाएगा उसी से ही क्वेश्चन बनते रहेंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसी से ही फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये बैच बहुत ही बेहतरीन बनेगा, ये बैच बहुत ही शानदार बनेगा। तो इस बैच के बारे में आपको आपके फ्रेंड को भी बताना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसका बात बताना है। तो बेटा आप जहां पे भी कॉलेज करते होंगे, जो कुछ भी आप करते होंगे या किसी क्लास को ज्वाइन किए होंगे, नो प्रॉब्लम बेटा, जब हमारा लेक्चर आएगा आप इसको अटेम्प्ट करो और फिर बेटा वहां पे एक्सपीरियंस करो कि जो आप पढ़ रहे हो और जो यहां पे पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जा रहा है उसमें बिल्कुल आपको बेटा वहां पे डिफरेंस फील होगा। और जब डिफरेंस फील होगा तब बता देना कि आप सर सही जा रहे हो, ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। जो पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा और जो पॉइंट आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो आप कंपेयर करके देख सकते हो बेटा कि इसमें कुछ ना कुछ तो अलग है, इसमें कुछ ना कुछ तो वहां पे सफिशिएंट दिया है, इसमें कुछ ना कुछ तो हमें सेटिस्फाई करने वाली चीज दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये विश्वास मैं आपको इस माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं। सो बेटा लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा ये बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। उसके साथ साथ बेटा हम इस टॉपिक को पहले तो हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसका होमवर्क करेंगे, फिर बेटा उसका वहां पे नीट की वहां पे तैयारी के लिए कुछ हम पोर्शन लेके आए हैं जो आपके लिए वहां पे सरप्राइज रहेगा, आगे पता चलेगा आपके लिए वो क्या बन चुका है। ओके, तो यहां पे हमने स्टार्ट किया है बेटा सेल टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो यूनिट है बेसिक वो सेल है। अब इस सेल के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है, वन सेकंड बता दो क्या पढ़ना है, सेल के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। और सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो कैसे काम करता है, कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है और सेल के अंदर और क्या क्या वहां पे है, इस चीज का अंदाजा हमें इस टॉपिक को लेकर के लगाना है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक बनेगा, तो आपका ध्यान यहां पे देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम रहेगा लेक्चर के अंदर, तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को कवर करते हैं, टुडेज टारगेट। वंस अगेन बता दो क्या करते हैं अपन यहां पे, कंप्लीट टुडेज टारगेट। तो बेटा टुडेज टारगेट में आपको यहां पे पता चल रहा होगा कि बेटा यहां पे इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले तो आपके लिए लेकर आए हैं। बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहां पे अपन कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें बेटा पता चलेगा कि क्या सेल है, सेल के बारे में बहुत सारी चीजें अपन जैसे अभी अभी बता चुके हैं, इसी चीज को अपन यहां पे दोहरा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज अ सेल। ओके, क्या पढ़ेंगे बताना एक बार, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है इसके बारे में हम यहां पे नॉलेज गेन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है बेटा हिस्टोरिकल डिटेल्स, क्या है बताना एक बार, हिस्टोरिकल डिटेल्स मतलब सेल के बारे में क्या हिस्ट्री रह चुकी है, सेल ये नाम कहां से आया, सेल ये नाम किसने दिया, सेल इस टर्म को किसने कॉइन किया, फिर सेल के स्ट्रक्चर को किसने सबसे पहले डिटरमाइन किया, इन सभी चीजों को हम यहां पे बताएंगे। तो ये रहेगा बेटा हिस्टोरिकल डिटेल्स। उसके बाद हम आ जाएंगे बेटा डायमेंशन ऑफ सेल के पास। मतलब आपने अगर देखा तो एक ही साइज का सेल नहीं होता है, साइज का वहां पे जो प्रश्न होता है वो जो वैरी किया जाता है, मतलब सेल का जो साइज है वो वैरी किया जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ सेल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल। ओके, टाइप्स ऑफ सेल में हम देखेंगे बेटा कितने टाइप के सेल है, और इस पोर्शन को कंप्लीट करते हुए हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेटा हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बेटा आ जाओ, सबसे पहले
हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। तो सेल का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? ओके बेटा, सेल का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? तो बेटा सेल के बारे में अपन इतना कह सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट है। तो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में बेटा अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन यहां पे देखेंगे व्हाट इज अ सेल। इसमें अपन व्हाट इज अ सेल ये टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। ओके, व्हाट इज अ सेल। उसके बाद अपन यहां पे पढ़ेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ सेल, या फिर बेटा साइज ऑफ सेल की बात करेंगे, साइज ऑफ सेल। उसके बाद बेटा यहां पे अपन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बेटा? शेप ऑफ सेल का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम यहां पे क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हमें ए पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ सेल। ओके, यहां तक हम इस लेक्चर को लेकर के जाएंगे। तो ये पार्ट पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन में हम इतना कह सकते हैं कि सेल क्या है? तो सेल बेटा हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, ये बेटा हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं बेटा सेल क्या है? तो सेल एक फंडामेंटल यूनिट है। सेल क्या है बेटा? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट। ये क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। ये बेटा एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे बॉडी का। तो इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में रखते हैं। तो ये हमारे आज के पूरे लेक्चर का इंट्रोडक्शन हो सकता है। इसी को लेकर आज हमारा लेक्चर यहां पे खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, चलो अब सबसे पहले तो हम यहां पे देखेंगे व्हाट इज अ सेल। सेल मतलब क्या है? आज तो हमें पता है सेल का मतलब, लेकिन शुरू में सेल का मतलब पता नहीं था। बेटा आपकी जो बॉडी बनी है, इतना ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, उसके बॉडी का फॉर्मेशन कहां से हुआ है? तो बेटा सेल से हुआ है। मतलब सेल के बिना बॉडी पॉसिबल ही नहीं होती है, और सेल के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। विदाउट सेल देयर इज द नो इमेजिनेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, लाइफ जो अगर आप वहां पे इमेजिन करते हैं तो सेल इंपॉर्टेंट है। हर चीज जो बनी है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब लिविंग जो सेल बना है, सॉरी लिविंग जो वहां पे स्ट्रक्चर बना है, वो सेल के बिना नहीं पॉसिबल हो सकता। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है बताना एक बार। मैंने आपको बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपन इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सेल के बिना लाइफ इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सेल के बिना अपन लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी एक चीज बताओ जो कि लिविंग है लेकिन उसके अंदर सेल नहीं है। ऐसी एक चीज बताओ जो कि लिविंग है जिसके बॉडी में सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऐसी एक चीज बताओ जो लिविंग है लेकिन वो सेल से नहीं बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी आप ऑर्गेनिज्म नहीं पाओगे जिसके बॉडी में सेल नहीं है। बेटा हमारे अर्थ के ऊपर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में एक सेल होगा और वो सेल पूरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एबल रहेगा, कैपेबल रहेगा। अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल रहेंगे और उसके अंदर वहां पे फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि बेटा ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर रहने दो चाहे मल्टी सेल्युलर रहने दो, बेटा उसके बॉडी में सेल होना ही चाहिए, तभी अपन उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, तभी अपन उसको लिविंग बॉडी कहेंगे। तो बेटा सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस एक एक शब्द को मैं आपको यहां पे बताने का प्रयास करता हूं। ओके, तो अपन सेल की डेफिनेशन यहां पे करेंगे। तो बेटा सेल का डेफिनेशन अपन कैसे कर सकते हैं? ओके, तुम्हें कभी कभी यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल और व्हाट इज मीन बाय सेल। तो आप सेल के बारे में क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे बेटा सेल इज पहला बेसिक, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा फंक्शनल और चौथा है बेटा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में अपन इतनी बातें कर सकते हैं। तो क्या है सेल बेटा? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की डेफिनेशन अपन ऐसे कर सकते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान देना बेटा, बेसिक क्यों है? ओके, तो एक एक वर्ड को यहां पे मैं एक्सप्लेन करवाता हूं, तब जाके आपको इसका महत्व पता चलेगा। तो बेटा सेल मतलब बेसिक यूनिट है, ऐसा मैंने क्यों कहा?
सेल मतलब बेसिक यूनिट है, ऐसा मैंने क्यों कहा? तो यहां पे हमें पहला प्रश्न आना चाहिए, वाई सेल इज अ बेसिक यूनिट, सेल इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि बेटा सेल ये लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों कहा गया है। तो याद रखना, समझो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा। ओके, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझो अमीबा है, ये अमीबा है। ओके बेटा, यानी कि ये यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेल्युलर लिविंग बॉडी है। ओके बेटा, और अगर यहां पे अपन ह्यूमन की बात करेंगे, ओके, यहां पे अपन बात करते बेटा ह्यूमन की, तो ये क्या है? मल्टी सेल्युलर लिविंग बॉडी। बेटा ये मल्टी सेल्युलर लिविंग बॉडी है। मुझे एक बात बताना, ये यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूनिसेल्युलर होने के बाद भी इसके बॉडी में क्या है बेटा? एक सेल है। ओके बेटा, ये इसकी बॉडी में क्या है? एक सेल है। अगर आपने यहां पे बात किया ह्यूमन की, ये मल्टी सेल्युलर बॉडी है, इसके बॉडी में भी क्या है बेटा? मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स है, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल है। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी सेल के बिना पॉसिबल है क्या? नहीं है। मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी सेल के बिना पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब इस दोनों ऑर्गेनिज्म का, इस दोनों लिविंग बॉडी का जो बेस है वो क्या है बेटा? सेल ही है। इस दोनों का बेस क्या है बेटा? सेल ही है। इसका मतलब सेल क्या हो सकता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज विदाउट सेल वी कांट इमेजिन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल ही होते हैं। विदाउट सेल अपन किसी बॉडी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसलिए बेटा सेल क्या बनता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, उसके बॉडी का बेसिक यूनिट बनता है। इसलिए अपन बेटा सेल को क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो बेटा विदाउट सेल वी can't imagine life, so cell is the basic unit of life। इसका जो आंसर है बेटा यहां आपको मैं देने जा रहा हूं, तो इसका आंसर अपन यहां पे लिख सकते हैं। तो वो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका? वो आंसर आपका क्या रहेगा बताना एक बार। तो वो आंसर रहेगा बेटा यहां पे विदाउट सेल we can't imagine life, so cell called basic unit of life। देखना बेटा, हर एक जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो बेटा ये जो आज का लेक्चर बन रहा है ये बहुत ही बेसिक बन रहा है, मतलब इस टॉपिक का बेसिक लेक्चर बन रहा है। लेकिन बेटा ऐसा बेसिक लेक्चर आपको उपलब्ध होना मुश्किल है, क्योंकि मैं जब यहां पे सोचता हूं, जब टॉपिक शुरू करने जाते हैं, मैं डायरेक्ट वहां पे कॉन्सेप्ट आपको बताना नहीं शुरू करता हूं, डायरेक्ट टॉपिक में क्या दिया है बताना नहीं शुरू करता हूं। जो आपको पता है बेटा, ये सारी चीजें आपको पता है, मैं जानता हूं, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अरे आप जो जानते हो वही 11th 12th में है, आप तक आप जो पढ़े हो बस वही 11th 12th में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा उसको हमें आगे लेके जाना है, थोड़ा सा हमें उसको एक्सटेंड करना है, तो आपका 11th 12th वहां पे फिनिश हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं बेटा, 11th 12th मतलब बहुत ही वहां पे मुश्किल होता है, जो आप तक है बेटा वो कुछ भी नहीं आता, एक नई शुरुआत करनी होती है, इतना वहां पे सिलेबस होता है। अरे पगले, जो आप तक तूने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट को यहां पे लेकर के आना है। तो मुझे एक बात बता दो, ये जो यहां पे हिस्सा है ये इस टॉपिक का ही है क्या? ये चीजें आपको
10 तक पता नहीं थी, पता थी, यानी कि बेटा जो 10 तक पता था वही हमें एक बार पता करना है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, उसका वे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बस इतनी बातें हमें करनी है, बाकी यहां पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रख के बेटा हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो मैं पहले मुझे क्या बताना ही नहीं बताऊंगा, मैं पहले ये बताऊंगा कि आप कितना जानते हो, मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि आप भी कम नहीं हो। क्योंकि बेटा अगर आपको वहां पे लड़ना है तो आपके अंदर पहले विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में आपका विश्वास दिलाएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे, आपका जज्बा बनाएंगे, फिर बेटा हमारे पढ़ाई की असली शुरुआत हो जाएगी। तो ये बात आपको पता थी, बस एक अलग तरीके से मैंने यहां पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। देखो अब तक आपने ये डेफिनेशन कई बार वहां पे पढ़ी है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। तो इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको मजा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको आगे लेके जाएंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, व्हाई सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा हमने क्या बताया था बेटा, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक की बात खत्म हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ की हम यहां पे बात करते हैं। तो बेटा सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको रनिंग नोट्स भी लेने पड़ेंगे। जब मैं लाइव पढ़ाता हूं तो बेटा आपको ये जो पोर्शन है इसको लिखने के लिए वक्त देता हूं। अगर आप 12th के बच्चों को पूछेंगे, कोई आपका फ्रेंड होगा तो उसको आप बता सकते हो कि लाइव में कैसे पढ़ाया जाता है। यहां पे अपन ऐसा टाइम नहीं दे सकते, यहां पे आपको रनिंग नोट्स ही लेने पड़ेंगे। जब आप 12th में आ जाओगे तो आपका लाइव बैच शुरू हो जाएगा, तब बेटा आप यहां पे कर सकते हो कि उस प्रकार से, तब अपन आपको पूरा ऑफलाइन का फील दिलवाएंगे। ओके, अब देखते हैं बेटा हमारा सेकंड जो सवाल था स्ट्रक्चरल यूनिट का। तो अपन यहां पे फिर से लिख रहे बेटा, व्हाई सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपन इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं, मुझे एक बात बताना। जैसे कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल मतलब बेटा इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फिर से एक बार वही अमीबा। और अगर अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रा की बात करते, ओके बेटा यहाँ पे समझो ये ऐसे हाइड्रा की बात हम करेंगे। तो चलो बेटा ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये है बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये है बेटा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब एक बात बताना, इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बना है, इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है वो किससे बना है बेटा, सेल से बना है। तो इसका जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है, इसका जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर किससे बना है बेटा, सेल से बना है। अब एक बात मुझे बता दो, ये मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में भी क्या होंगे, छोटे छोटे सेल होंगे, मतलब एक से ज्यादा सेल होंगे। इसके बॉडी में भी ऐसे एक से ज्यादा क्या होंगे बेटा, सेल होंगे। तो इस एक से ज्यादा सेल है, लेकिन बेटा ये सेल से ही इसका बॉडी बन रहा है, इसका मतलब इसका भी स्ट्रक्चर किससे बन रहा है बेटा, सेल से ही बन रहा है। तो अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल से बनता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल से बनता है, इसका मतलब सेल क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, उसके बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है बताना एक बार, स्ट्रक्चरल यूनिट है। सो बेटा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड विथ सेल, मेड विथ सेल और स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल, सो वी कैन से सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये रहेगा बेटा इसका आंसर। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय स्ट्रक्चर सेल, so cell is structural unit of life, structural unit of
लाइफ। तो इसके वजह से हम सेल को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो अभी आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, पता चला। चलो बेटा, हमारा तीसरा यहां पे सवाल था, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा सवाल क्या था हमारा, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई वी कैन से सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये तीसरा सवाल रह गया हमारा, व्हाई सेल इज फंक्शनल व्हाई सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अपन इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे, ये हमारा यहां पे सवाल है। चलो बेटा, ओके, तो इसका सवाल क्या है, देखो समझो बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर से वही डायग्राम, समझो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको अपन कहते हैं बेटा यूनिसेलुलर, और एक है बेटा यहाँ पे मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में अपन दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, समझो यहाँ पे अपन यहाँ पे प्लानालिया की बात करते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे अपन ऐसे प्लानारिया की बात करेंगे। समझो ये है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मुझे एक बात बताना, इस यूनिसेलुलर में ये जो है ये बेटा सेल है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी बेटा ऐसे सेल रहेंगे। ओके, तो ये भी क्या है बताना एक बार, सेल है। अब इस सेल के अंदर बेटा क्या परफॉर्म किए जाएंगे, फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। समझो इस सेल के अंदर क्या क्या होगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद इस सेल के अंदर यहां पे रेस्पिरेशन होगा, इस सेल के अंदर बेटा यहां पे सेल डिवीजन होगा, इस सेल के अंदर बेटा ग्रोथ होगा, इस सेल के अंदर बेटा मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर रहेगा तभी ये सारे फंक्शन इस एक ही सेल में परफॉर्म किए जाएंगे। इसके बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन भी होगा, मतलब ये सारे जो है बेटा ये फंक्शन है, ये फंक्शन सिंगल सेल में भी परफॉर्म किए जाएंगे। अब अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा तो कुछ सेल में डाइजेशन कंप्लीट किया जाएगा, कुछ सेल में रेस्पिरेशन कंप्लीट किया जाएगा, कुछ सेल में वहां पे मेटाबॉलिज्म तो सब सेल में होगा, कुछ सेल का काम एक्सक्रीशन करना होगा। तो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वो सेल ही है जो फंक्शन को परफॉर्म करता है, और यूनिसेलुलर के बॉडी में भी सेल ही है जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने का काम कौन कर रहा है, तो सेल कर रहा है। इसका मतलब बेटा हमारे बॉडी का सेल क्या होगा, फंक्शनल यूनिट भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं अल्टीमेटली वो कौन परफॉर्म कर रहा है, तो बेटा सेल परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एनी लिविंग प्रोसेसेस। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग प्रोसेस है उसको फंक्शन, उस फंक्शन को वहां पे परफॉर्म करने का काम कौन करता है, तो सेल करता है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं बेटा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये बात यहां पे आपको पता करनी होगी। ओके, any function of living body performed by cell, so cell is functional unit। ओके बेटा, इसके वजह से हम सेल को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो मैं आपको हर चीज का आंसर यहां पे दे रहा हूं। व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड व्हाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का अर्थ होता है बेटा मूलभूत, मतलब हमारे बॉडी का अगर वहां पे
स्ट्रक्चर बनाना है तभी सेल लगता है, हमारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करना है तभी सेल लगता है, हमारे बॉडी को इमेजिन करना है तभी सेल लगता है, यानी कि सेल के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब बेटा वहां पे सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है बताना एक बार? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बात आपको यहां पे पता करना होगा, क्योंकि सेल के बिना अपन लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, सेल के बिना अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, सेल के बिना अपन लिविंग प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बेटा इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीन जो काम होते हैं ये सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। समझो, सेल नहीं है तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सेल नहीं है तो फंक्शन परफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब बेटा सेल के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी वजह से बेटा सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इस पार्ट को अगर आपने लिख लिया है तो अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, तो यहां पे लिखो व्हाई, 4 नंबर का हमारा जो पार्ट था वो, व्हाई सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को अपन फंडामेंटल यूनिट क्यों कहेंगे, इसका अर्थ आपको जान लेना है। ओके बेटा, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए व्हाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं विदाउट सेल वी कांट इमेजिन लाइफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, विदाउट सेल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट पॉसिबल। और तीसरा है विदाउट सेल फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी नॉट पॉसिबल। तो सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके वजह से हम इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ओके बेटा, तो ये आपको यहाँ पे पता हो गया है। तो ये आपको एज इट इज एमसीक्यू में आ सकता है। अगर हार्ड लेवल पे क्वेश्चन पेपर जाएगा तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर आपको बन सकता है, आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन बेटा आप मजबूर हो ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो आपने सोचना चाहिए वो सोच भी हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो बेटा जिसकी सोच ऊंची होती है उसकी पहुंच ऊंची हो सकती है, इसलिए बेटा हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं। धीरे धीरे जब आप इस बैच को कंटिन्यू करेंगे, आप हर लेक्चर को अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सोच मैं आपके अंदर भी वहां पे रो दूंगा, मैं आपके अंदर भी वहां पे डेवलप करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो बस आपको लेक्चर हर अटेम्प्ट करना है और प्रॉपरली आपके तैयारी को आगे लेके जाना है। तो बेटा हमारा एक ही पार्ट यहां पे खत्म हुआ है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज मीन बाय सेल। एक ही पार्ट बेटा, व्हाट इज मीन बाय सेल, ये तो कोई 1 मिनट में भी बता सकता है। लेकिन बेटा आप टाइम देखो, इतना टाइम हो रहा है, मैं बस एक ही सवाल का आंसर दिए जा रहा हूं, व्हाट इज अ सेल। तो इतना डीप में बेटा आप इससे पहले ना गए होंगे ना जाओगे, तो बेटा ये पार्ट आपका अब जिंदगी भर नहीं भूलेगा, व्हाट इज मीन बाय सेल। तो सेल के डेफिनेशन में जो 4 वहां पे वर्ड्स आ रहे थे, उस वर्ड का वहां पे आना क्यों इंपॉर्टेंट था, उस वर्ड का वहां पे आना क्यों जरूरी था, ये मैंने यहां पे बता दिया। तो उस 4 ही वर्ड को क्यों सेलेक्ट किया जिसने डेफिनेशन दिया था, इसका मतलब अब आपका यहां पे क्लियर हो चुका है। तो यहां पे आपको ऐसे ही
हर पार्ट को पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही इसी इंटेंसिटी से, इसी पोटेंशियल से हर पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, तब जाके बेटा आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रहेगा। तो जब आपके हर डाउट क्लियर होते रहेंगे तो अपने आप वो सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा, आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट बन जाएगा और आप उसमें बेटा वहां पे बिल्कुल भी फोड़ दोगे। ओके, चलो लिखो बेटा ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलो हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा साइटोलॉजी। ओके बेटा, एक छोटा सा पोर्शन दिया है साइटोलॉजी। सो व्हाट इज मीन बाय साइटोलॉजी? बेटा किसी भी वर्ड के लास्ट में जब लॉजी आता है तो उसका मतलब होता है बेटा टू स्टडी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? साइटोलॉजी नथिंग बट स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? स्टडी ऑफ सेल। सो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ सेल डूइंग। तो इसके अंदर बेटा हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे साइटोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय साइटोलॉजी? साइटोलॉजी, सो यहाँ पे लिखेंगे बेटा साइटोलॉजी nothing but study of सेल। बेटा इसे किसका स्टडी किया जाता है? सेल का स्टडी किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज अ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी नथिंग बट स्टडी ऑफ सेल। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। चलो बेटा इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम छोटा सा पोर्शन था। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे। अब इसके बाद है बेटा हिस्टोरिकल डिटेल्स। ओके, इसके बाद क्या है बेटा? हिस्टोरिकल डिटेल्स है। तो हिस्टोरिकल डिटेल्स में अगर अपन यहां पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये होना चाहिए। ओके बेटा, तो हिस्टोरिकल डिटेल्स में अपन यहां पे पहुंच गए हैं। तो हिस्टोरिकल डिटेल्स का मतलब क्या? कि सेल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला, सेल के बारे में पहले बताने का प्रयास किसने किया, तो ये हिस्टोरिकल डिटेल्स है। तो बेटा ये हिस्टोरिकल डिटेल्स है, ये आपके लिए आईएमपी होगा, क्योंकि यहां से बेटा एज इट इज एमसीक्यू आने का चांस होता है। ओके बेटा, ये एमसीक्यू के लिए एज इट इज रहेगा। तो यहां पे जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उस हर पॉइंट को याद रखना है। ओके, जो 1 नंबर का स्लाइड था वो बेटा 2 नंबर पे चाहिए था, लेकिन वहां पे डीटीपी ऑपरेटर से ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। तो यहां पे इस पॉइंट को आप मतलब मत दे दो, यहां पे इस हर कॉन्सेप्ट को मतलब दे दो। ओके बेटा, तो सबसे पहले अपन यहां पे देखते हैं रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेल वॉल इन डेड कॉर्क सेल। The first living cell was observed by Leeuwenhoek। ओके बेटा, अगर अपन यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? तो यहां पे बताया जा रहा है बेटा सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व करने वाला था लीवेनहुक। कौन था बेटा? लीवेनहुक था। वन सेकेंड बता दो कौन था? लीवेनहुक था। ओके, तो यहां से अपन बता कर सकते हैं कि लीवेनहुक ने बेटा सबसे पहले सेल को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। और बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि सेल वॉल को उसने ऑब्जर्व किया था। सेल वॉल को ऑब्जर्व किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। वन सेकेंड बताना किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सो बेटा रॉबर्ट हुक ने कहां पे सेल को ऑब्जर्व किया था? तो सेल को उसने ऑब्जर्व किया था बेटा सेल वॉल को वहां पे कॉर्क सेल के अंदर, जो कॉर्क सेल था, कॉर्क सेल, तो उस कॉर्क सेल को उसने ऑब्जर्व किया था और वो कॉर्क कैसा था बेटा? डेड कॉर्क था। तो पहले यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हमें पता चलते हैं कि सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व करने वाला लीवेनहुक था और वहां पे रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था वहां पे डेड कॉर्क सेल के अंदर। दूसरा पॉइंट है बेटा अल्फोंसो कॉर्टी फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। ओके बेटा, अल्फोंसो कॉर्टी ये वो शास्त्रज्ञ था बेटा जिसने वहां पे लिविंग सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर। चलो सेल को तो ऑब्जर्व किया था लीवेनहुक ने सबसे पहले, अब उस सेल के अंदर जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को पहले ऑब्जर्व किसने किया था? अल्फोंसो कॉर्टी ने किया था। तो ये बात आपको यहां पे पता चल गई। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद यहां पे है बेटा, अरे इसका कलर एज इट इज कैसे नहीं आएगा? ये कलर बार बार ब्लैक ही आ रहा है। ओके, उसके बाद बेटा दिस लिविंग सब्सटेंस वाज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म बाय पर्किंजे इन एनिमल सेल एंड बाय वॉन मोल इन प्लांट सेल। अब इस सेल सब्सटेंस को हमें पता है बेटा सेल के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म,
प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा सेल के अंदर जो सब्सटेंस है उसको प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले नाम किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था। और परकिंजे ने कौन से सेल के सब्सटेंस को नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म? एनिमल सेल को, क्योंकि परकिंजे ने क्या ऑब्जर्व किया था? एनिमल सेल। और दूसरा एक साइंटिस्ट था बेटा ऑन मोल इन प्लांट सेल, मतलब बेटा ऑलमोन, इसने बेटा प्लांट सेल के अंदर के सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, मतलब उसने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। तो ये भी पार्ट आपका यहां पे हो जाता है क्लियर। ओके बेटा, उसके बाद ये पार्ट यहां पे क्लियर हो गया। ये बेटा 3 नंबर का या 4 नंबर का पॉइंट आपका हो सकता है। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं बेटा। इस पार्ट को मैं यहां पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं बेटा। अपन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो बेटा एक सेल अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, एक सेल, ओके, तो ये सेल है समझो। अब हमें पता है बेटा सेल के पास क्या होता है, अभी तक तो पढ़ के रखा है बेटा। यहां पे अगर ये एनिमल सेल है तो ये होगा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहां पे क्या होता है, ओके, उसके बाद यहां पे इसके अंदर होता है बेटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब ये डीएनए होगा, आरएनए होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके बेटा, ये होता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट। ओके, और ये होता है बेटा सेल वॉल। अब मुझे एक बात बताना, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक नाम है बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है बेटा इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर का जो पोर्शन है बेटा इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और बेटा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इस दोनों को मिलकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो याद रखना प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? सेल के अंदर के सब्सटेंस। ये बेटा पूरा क्या है? सेल। अब सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो बेटा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म ही क्या है बेटा? ये है बेटा सेल के अंदर का सब्सटेंस। ओके बेटा, सेल के अंदर का क्या है? सब्सटेंस है। तो ये बेटा सेल सब्सटेंस है। अब इस सेल सब्सटेंस को नाम क्या दिया गया? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म नाम देने का काम किसने किया था बेटा? ये किया था परकिंजे ने। किसने किया था? परकिंजे। ये परकिंजन ने किया था। कहां पे? एनिमल सेल के अंदर। कहां पे बताना एक बार? एनिमल सेल के अंदर। और दूसरा जो साइंटिस्ट है बेटा उसने प्लांट सेल के अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया था बेटा प्रोटोप्लाज्म। तो याद रखना व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोटोप्लाज्म नथिंग बट सेल सब्सटेंस, एंड these cell substance called the protoplasm by Purkinje in animal cell। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा हिस्टोरिकल पॉइंट्स, मतलब सेल के बारे में जो हिस्ट्री चली आई है। सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया, वहां पे सेल वॉल को किसने ऑब्जर्व किया, उसके बाद बेटा प्रोटोप्लाज्म ये नाम किसने दिया, सेल के अंदर के सब्सटेंस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया। तो बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इसको याद रखना आपका काम है। इसके बाहर बेटा कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद बेटा अपन देखते हैं हेमरलिंग was the first to sell nucleus as the brain of master or controlling center of cell boy using grafting experience with Acetabularia, that is a unicellular marine green algae which is the largest unicellular organism among the plants। ये एक और नाम आ रहा है बेटा यहां पे, जिसका नाम क्या है बताना एक बार, जिसका नाम है हैमरलिंग। ओके बेटा, इस हैमरलिंग ने क्या किया था? सबसे पहले सेल के अंदर का न्यूक्लियस उसने ऑब्जर्व किया था, और उसने ये पता किया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उस सेल का क्या है? तो मास्टर है या फिर उसका ब्रेन है। जैसे हमारे बॉडी का जो वहां पे मास्टर है वो कौन है बेटा? ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल के अंदर ऐसा क्या है जो उसका ब्रेन कहा जा सकता है, जो उसका मास्टर है? तो वो क्या है? न्यूक्लियस है। ऐसा सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले बताया था बेटा हैमरलिंग ने बताया था। तो हैमरलिंग नाम का जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले नोटिस किया था न्यूक्लियस को, और उसने न्यूक्लियस को एज अ मास्टर वहां पे नोटिस किया था। और वो उसने कहां पे किया था? तो बेटा उसने एक ग्राफ्टिंग, उसका जो एक्सपीरियंस था जो कि बेटा
एसिटाबुलारिया, ये जो यूनिसेलुलर मराइन ग्रीन अलगी है बेटा, इसके ऊपर उसने क्या किया था, उसका एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो अलगी है ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा अमंग द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बेटा सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, एसिटाबुलारिया। तो एसिटाबुलारिया का नाम अगर आपके सामने आता है तो आपको पता चलना चाहिए ये मराइन यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी है। ये क्या है, मराइन यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी है, जो कि प्लांट के अंदर सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपन इसको कहते हैं। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो बेटा ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। वो किसने किया था, हैमरलिंग ने किया था। और ये करते करते उसने ये नोटिस किया कि सेल का जो मास्टर है, सेल का जो ब्रेन है, वो कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। तो ये बताने वाला साइंटिस्ट कौन था सबसे पहले, तो वो था बेटा हैमरलिंग। तो ये पॉइंट अगर आपके कवर हो जाते हैं तो अपन दूसरे पॉइंट की तरफ यहां पे आते हैं, जो कि ये रहेगा बेटा। ओके, द सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मार्सेलो माल्फिजी एंड कॉल्ड सैकेड। ओके बेटा, तो सेल को सबसे पहले किसने वहां पे नोटिस किया था, तो बेटा मार्सेलो ने वहां पे नोटिस किया था। और उसने सेल को क्या नाम दिया था, सैकेड नाम दिया था। क्या नाम दिया था बताना एक बार, सैकेड नाम दिया था। ओके, तो ये बात भी आपको यहां पे पता होनी चाहिए। तो ये बात अगर आपको पता होती है तो यहां पे आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी इज अ रॉबर्ट हुक एंड फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इज द श्वानसन। ओके बेटा, साइटोलॉजी का फादर कौन है, रॉबर्ट हुक। और सेल बायोलॉजी का फादर कौन है बेटा, श्वानसन। कौन है बेटा, श्वानसन। तो ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन बेटा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय साइटोलॉजी, साइटोलॉजी नथिंग बट सेल स्टडी। सेल के स्टडी का फादर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और सेल बायोलॉजी, सेल की बायोलॉजी पता करने का काम किसने किया था सबसे पहले, तो बेटा ओ श्वानसन ने किया था। इसलिए बेटा फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इज द श्वानसन एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी इज द रॉबर्ट हुक। उसके बाद बेटा सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला कौन था, मार्सेलो वहां पे था। और उसने उसको नाम क्या दिया था बेटा, सैकेड नाम दिया था। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप बोल रहे हो सेल को फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाला वहां पे मार्सेलो था। तो बेटा यहाँ पे आपने सर तो यहाँ पे बताया है रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था बेटा। और सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाला कौन था, लिवैन हुक था। और यहाँ पे बेटा हम ऐसा बता रहे हैं कि सेल को यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करने वाला कौन था, माल्फिजी था। ओके बेटा, मार्सेलो था। तो ये बात आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाला वो था और ये बेटा सेल को ऑब्जर्व करने वाला था। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द टर्म सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। ओके बेटा, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। बेटा सेल को ऑब्जर्व करना मतलब एक हाथ स्ट्रक्चर है, आपने उसको ऑब्जर्व किया लेकिन उसका नाम पता नहीं है। समझो बेटा, ये पेन है, अब इसका नाम क्या है किसने नहीं दिया, लेकिन समझो आप एक दोस्त है। ओके बेटा, आप दो दोस्त हो, आपको एक चीज मिल गई बेटा, ये चीज मिल गई। अब आपके दोस्त ने इस चीज को देखा कि ये क्या है, ये कुछ तो है, उसने देखा। तो सबसे पहले देखा आपके दोस्त ने, और देखने के बाद उसके बाद आपने इसको नाम दिया कि ये क्या है, पेन है। तो बेटा पेन नाम आपने दिया, लेकिन इसको पहले देखने वाला कौन है, आपका दोस्त। यानी कि बेटा यहां पे ये जो रॉबर्ट हुक है, इसने सबसे पहले सेल टर्म को वहां पे बताया था। सेल मतलब इसको सेल कहना चाहिए, ऐसा बताने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक था। लेकिन सेल को ऑब्जर्व करने वाला कौन था, तो वहां पे पहला कोई था। ओके बेटा, तो ऑब्जर्व कॉइन्ड का मतलब अलग होता है, ऑब्जर्व का मतलब बस उसको देखना। तो पहला स्ट्रक्चर देखने वाला लिवैन हुक था। और बेटा इसको सेल नाम देने वाला कौन था, तो रॉबर्ट हुक था। और उसने उसकी जो किताब थी बेटा माइक्रोग्राफिया, उस माइक्रोग्राफिया बुक में उसने उसको नाम क्या दे रखा है, सेल दे रखा है। अब यहां पे आप देख सकते हो। ओके, तो ये देखो बेटा, ये फर्स्ट लुक ऑफ अ सेल, ये सेल का फर्स्ट लुक है। उसके बाद सेलुला सेल है बेटा,
फॉर ईच कंपार्टमेंट ऑफ कॉर्क पीस। बेटा ये जो ऐसा है कॉर्क कैम्बियम के ऊपर जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो ये वो डायग्राम है। जब उसने कॉर्क कैम्बियम कॉर्क को, डेट कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया था, तो उसको ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वहां पे मिले थे, ऐसे हेक्सागोनल रिपीटेटिव यूनिट उसको मिले थे, तो इसी को ही उन्होंने बेटा सेल कहना स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार से बेटा उसने वहां पे सेल की हिस्ट्री थी, सेल के हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स है, सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, सबसे पहले उसको नाम किसने दिया, उसके बाद सबस्टेंस को ऑब्जर्व किसने दिया, सबस्टेंस को ऑब्जर्व करने के बाद उसको यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया। बस ये कुछ वहां पे हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे सेल के। मतलब आज जो कुछ भी हम सेल के बारे में जानते हैं ये ऐसे ही नहीं जानते, तो उसकी ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है, पहले किसी ने ऑब्जर्व किया है, उसके बाद किसी ने नाम दिया है, उसके बाद किसी ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन कहा है। तो ऐसे बहुत समय जाने के बाद प्रॉपरली आज हम एनालाइज करते हैं कि सेल एक्चुअली होता कैसे है। ओके, तो ये उसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे, तो ये आपको यहां पे प्रॉपरली ध्यान रखना है। और यहां पे कुछ पॉइंट्स है बेटा हिस्टोरिकल, वो है बेटा द लार्जेस्ट सेल इन एनिमल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जो है बेटा ये बहुत ही वहां पे इंपॉर्टेंट बनने जा रही है। ये स्लाइड बहुत ही आईएमपी है बेटा, यहां से आपको मोस्ट ऑफ को एमसीक्यू पूछने का चांस होता है। मतलब ये जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं, तो इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखना बेटा सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको नाम देना चाहिए बेटा ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसके अंदर जो सेल होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद द लार्जेस्ट सेलुलर कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो वहां पे सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस से बड़ा बाकी कुछ भी नहीं होता, बाकी सब न्यूक्लियस से छोटे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट सेल अगर अपन बात करेंगे, लार्जेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करते तो बेटा प्लांट में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ये हमें देखना होगा, और एनिमल में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ये भी हमें देखना होगा। तो बेटा लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट और लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल, तो बेटा एनिमल के बॉडी के अंदर न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन क्या है बताना एक बार, लॉन्गेस्ट सेल है। और यहां पे अगर दिया गया है स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर, बेटा स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर जो होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। आपको पता चलेगा बेटा स्क्लेरेन काइमा क्या है, पैरेन काइमा क्या है, तो ये सारी चीजें बेटा आप जब वहां पे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बाद जो वहां पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम का टॉपिक है उसके अंदर आपको पता चलेंगे बेटा प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल स्क्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरिन काइमा, ऐसे अलग अलग टाइप के वहां पे सेल होते, तो उसके अंदर का जो स्क्लेरिन काइमेटस फाइबर होता है वो स्क्लेरिन काइमेटस फाइबर सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है प्लांट के अंदर। यानी कि बेटा सभी सेल समान होते हैं क्या, नहीं। आपके बॉडी के अंदर के सेल और किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर के सेल, इनका आकार सही है क्या, एक जैसा है क्या, नहीं है। मतलब हमें यहां से यह बात पता चलती है कि सेल का जो साइज है वो एनिमल टू एनिमल, प्लांट टू प्लांट, स्पेसीज टू स्पेसीज क्या करता है, वैरी करता है। दूसरी चीज उसका शेप भी क्या करता है, वैरी करता है। मतलब आपके बॉडी में अगर सेल देखेंगे तो सभी सेल का शेप एक जैसा है क्या, नहीं है। किसका फ्यूजिफॉर्म है, किसका वहां पे हेक्सागोनल है, किसका वहां पे लॉन्गेस्ट है, किसका वहां पे अलग अलग शेप है। ओके, तो शेप भी अलग होते और साइज भी अलग होती है। मतलब यहां पे लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो लॉन्गेस्ट सेल प्लांट में स्क्लेरिन काइमेटस फाइबर है और एनिमल में बेटा न्यूरॉन है। न्यूरॉन कैसे है ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी बस यहां पे याद रखना है आपको। उसके बाद लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ओके बेटा, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, बेटा प्लांट के अंदर अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल अपन देखेंगे तो बेटा वो होता है प्लास्टिड, और एनिमल के अंदर देखेंगे तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा अगर आप बात करते हो यहां पे कंपोनेंट की, सेलुलर कंपोनेंट में, तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। न्यूक्लियस के बाद अगर कोई लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लांट में तो वो क्या है, प्लास्टिड है, और एनिमल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पे याद रखने, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है बेटा ये पूरे पॉइंट्स यहां पे एमसीक्यू के पॉइंट्स है, यहां से एज इट इज एमसीक्यू आते हैं, तो आपको इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो बेटा ये पूरे के पूरे पॉइंट एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं, एमसीक्यू में आ चुके हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेंगे। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज
राइबोसोम। ओके बेटा, अगर आप प्लांट की बात करोगे या फिर एनिमल की बात करोगे तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो राइबोसोम है बेटा। अब सेल के अंदर राइबोसोम क्या है, प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसके बाद बेटा वहां पे अलग अलग ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स की बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है, राइबोसोम है। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय स्ट्रैसबर्गर। ओके बेटा, तो साइटोप्लाज्म ये नाम किसने दिया था बेटा, तो इसका नाम दिया था ट्रैसबर्गर ने, इसका नाम दिया था। ओके बेटा, बर्गर नहीं बोलना है, स्ट्रैचबर्गर इसको अपन कह सकते हैं। द टर्म हाइलोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय प्रीफर। तो प्रीफर में बेटा हाइलोप्लाज्म का यहां पे नाम दे रखा था। तो इतनी बातें आपको यहां पे पता होनी चाहिए जब आप सेल के हिस्टोरिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट सभी आपको बस रटने हैं बेटा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, बस ऐसे रटना है आपको, कुछ पोर्शन रटने का है। ये जो टॉपिक है बेटा सेल टॉपिक, इसके अंदर कुछ पोर्शन वहां पे रटने का हो सकता है, तो आपको प्रॉपरली उसको रटना ही पड़ेगा, उसको कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सेल के ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स हो जाने के बाद हम आते बेटा, अब सेल को अगर ऑब्जर्व करना है, सेल तो कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो इसको हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। ओके बेटा, इसको हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। तो हमारे बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे कुछ पोर्शन दिए रखे हैं बेटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये पोर्शन हमें देखना पड़ेगा, नहीं ये इसको यहीं पे रहने दो, इस पोर्शन को। अब सेल ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए बेटा अलग अलग माइक्रोस्कोप लगते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां पे आप देख रहे होंगे बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर आप वहां पे बता सकते हो कि सेल कैसा दिख रहा है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा उसका रिजोल्यूशन पावर कम होता है, जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका रिजोल्यूशन पावर थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसके अंदर आपको सेल का साइज पता चलेगा, इसमें और क्लियर दिख सकता है। और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा होता है, उसके अंदर आप सेल को बहुत ही क्लियरली स्टडी कर सकते हो। तो ये साइटोप्लाज्म की बात आपको यहां पे याद रखनी होगी, और उसको अपन प्रॉपरली जब याद रखेंगे तो बेटा आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, और इस फायदे को आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर अपन कुछ पार्ट की स्टडी करते हैं। अब वो पार्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता करना होगा, थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। तो वो क्या क्या है यह हमें पता करना होगा। ओके बेटा, ओके चलो बेटा, तो ये बेटा ऐसे कुछ यहाँ पे माइक्रोस्कोप है। अगर अपन देखेंगे बेटा इसकी रिजोल्यूशन पावर, तो रिजोल्यूशन पावर को थोड़ा यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेटा ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका रिजोल्यूशन पावर कितना होता है, तो बेटा ये 100 टाइम ये हो सकता है बेटा। ओके, इसकी मैग्निफिकेशन पावर हो सकती है। मतलब समझो सेल आपका जो है उसको आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर लगा दिया, तो आप इसको 50 से 100 बार मैग्नीफाई करके देख सकते हो। मतलब बेटा उसकी साइज आपको 50 गुना से 100 गुना आपको ज्यादा उसका साइज देखने को मिल सकता है। ओके, समझो आपकी सेल है बेटा 1 नैनोमीटर की है, तो अब इस माइक्रोस्कोप के अंडर वो आपको 15 नैनोमीटर की या फिर बेटा 100 नैनोमीटर तक वो आपको दिख सकती है। तो ये हो गया बेटा इसका रिजोल्यूशन पावर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर कितना होता है बेटा, 50 टू 100 टाइम्स होता है। अगर आप बात करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये बेटा नियरली कितना होता है, तो ये नियरली 1000 टाइम होता है बेटा इसका रेजोल्यूशन। मतलब अगर आपने एक सेल को इसके अंडर रख दिया, समझो उसका साइज है बेटा 1 नैनोमीटर एक्चुअली, तो इसके नीचे रखने के बाद वो आपको उसके 1000 गुना ज्यादा उसका साइज आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो साइज होता है, सॉरी वो जो मैग्निफिकेशन होता है वो 1000 टाइम होता है ज्यादा। ओके, और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी मैग्निफिकेशन की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वो कहां तक हो सकती है, तो 5 लाख टाइम ज्यादा। मतलब आपका जो साइज है सेल का 1 नैनोमीटर है, तो वो आपको 5 लाख नैनोमीटर तक वो दिख सकता है, इतना मैग्निफिकेशन पावर उसका होता है। तो और एक जो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो 5 लाख तक हो सकता है।
ओके 5 लाख टाइम तक हो सकता है बेटा। तो इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर होता है। मैंने आपको बताया कि सेल को ऑब्जर्व करने के लिए अपन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यहाँ पे आपको पता चल गए होंगे। तो इसके बाद अपन बात करते बेटा साइज ऑफ सेल। देखना बेटा ये सेल है, ओके, और ये सेल का नीचे आपको साइज दे रखा है। तो हर सेल का साइज सेम होता है क्या? नहीं, सेल का साइज क्या करता है बेटा? वैरी करता है। अब ये कितना वैरी करता है, क्या करता है, तो इसके बारे में आपको यहां पे कुछ पता होना चाहिए। तो अपन अगर एटम की बात करेंगे बेटा, कोई एटम है तो एटम का साइज कितना होता है बेटा? 0.1 नैनोमीटर। उसके बाद अगर आप बात करोगे बेटा यहां पे फ्लोरेंस मॉलिक्यूल, तो फ्लोरेंस मॉलिक्यूल की साइज कितनी होती है बेटा? 1 नैनोमीटर होती है। उसके बाद लिपिड की अगर बात करोगे तो बेटा इस लिपिड की साइज कितनी होती है? तो 1 नैनोमीटर से लेकर बेटा 10 नैनोमीटर के बीच में इसका साइज होता है। ओके, 1 से लेकर 10 नैनोमीटर की साइज होती है बेटा लिपिड की, लिपिड मॉलिक्यूल की। अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल की, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल की साइज जनरली होती है बेटा 10 नैनोमीटर की। कितनी होती है? 10 नैनोमीटर की साइज इसकी हो सकती है। उसके बाद है बेटा पोलियो वायरस। अब आते हैं यहाँ पे वायरस। वायरस मतलब इसको लिविंग भी अपन ना कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। तो बेटा इसकी साइज कितनी हो सकती है? 10 से लेकर 100 तक है। मतलब बेटा इसकी साइज लगभग यहाँ पे 50 नैनोमीटर तक हो सकती है। किसकी साइज बताना एक बार? तो पोलियो वायरस की। अब अपन आते हैं बेटा फ्लू वायरस, जैसे कि स्वाइन फ्लू होता है, अलग अलग फ्लू होते हैं बेटा। उस फ्लू वायरस की साइज कितनी होती है? तो ये होती है बेटा 100 नैनोमीटर। कितनी होती है बताओ ना एक बार? 100 नैनोमीटर होती है। उसके बाद अगर आप आओगे स्मॉल पॉक्स वायरस की साइज, तो बेटा ये स्मॉल पॉक्स वायरस की साइज होती है 100 नैनोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक। ओके, तो मतलब अपन यहाँ पे देख सकते हैं 100 नैनोमीटर के ऊपर इसका क्या होता है? साइज होता है। अगर आप बात करते हैं बेटा बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया अगर होगा तो वो होता है बेटा 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। अगर आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लगभग बेटा वहां पे 1 माइक्रोमीटर का होता है। ओके, 1 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये हो गया बेटा इस माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। उसके बाद अगर आप आरबीसी की बात करोगे, रेड ब्लड सेल, तो बेटा रेड ब्लड सेल वहां पे होता है जनरली यहाँ पे 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर, इतना इसका क्या होता है बेटा? साइज होता है। ओके, किसका? आरबीसी का। उसके बाद प्लांट सेल की अगर आप बात करते हो, प्लांट सेल की, तो बेटा प्लांट सेल की साइज कितनी होती है? जनरली बेटा यहाँ पे 100 माइक्रोमीटर की हो सकती है। ओके, एनिमल सेल की भी बेटा जनरली 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और बेटा यहाँ पे अगर देखोगे आप, सबसे यहाँ पे बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। यहाँ पे जो है ह्यूमन एग, ह्यूमन एग का मतलब क्या है बेटा? जो फीमेल बॉडी में फॉलोपियन ट्यूब में जो एग रिलीज होता है वो ये थोड़ा सा लार्ज होता है, लार्ज साइज का होता है। तो वो कितना होता है बेटा? वो जनरली यहाँ पे ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर हो सकता है। ओके, और यहाँ पे पोलन ग्रेन, प्लांट सेल के अंदर जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं बेटा, वहां पे पोलन ग्रेन, तो उसका भी साइज बेटा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर हो सकता है। अगर आप बात करोगे बेटा फ्रॉग एग की, फ्रॉग के बॉडी में जो एग वहां पे रिलीज होता है उसकी होती है बेटा 1 मिलीमीटर। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। ह्यूमन फीमेल में जितनी एग की साइज होती है उससे ज्यादा बेटा फ्रॉग के एग की साइज होती है। इसका मतलब अगर आपने देखा तो बेटा ये सेल है। अगर आप इस वायरस से स्टार्ट करते हो तो बेटा इस वायरस की बात छोड़ो, चलो बैक्टीरिया वगैरह जो है, ये बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेटा सेल का पार्ट है यहां से यहां तक का। तो देखो यहां पे इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है और इसकी भी साइज अलग है। इसका मतलब बेटा सेल का साइज कैसे होता है? वैरी करता है। सभी सेल का साइज एक जैसे होता है क्या? नहीं होता। तो बेटा साइज जो होता है वो वैरी किया जाता है। ओके, तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शेप। अब सेल का शेप भी सभी सेल का सेम होता है क्या? नहीं होता। अगर हम स्मूथ मसल देखेंगे हमारे बॉडी के, तो देखना बेटा ये स्मूथ मसल ऐसे फ्यूजी फॉर्म है। ओके बेटा, ये स्मूथ मसल कैसे है? तो ये ऐसे फ्यूजी फॉर्म है, ये ऐसे फ्यूजी फॉर्म है बेटा। ये स्मूथ मसल का जो पोर्शन है बेटा, ये फ्यूजी फॉर्म वाला पोर्शन है। तो ये ऐसा है बेटा फ्यूजी फॉर्म। अगर आप बात करोगे ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल में ये देखना बेटा ये ऐसा पार्ट है। ये बेटा WBC के अलग अलग शेप यहाँ पे दिए हैं। ये मल्टी सेलुलर वाला न्यूट्रोफिल होता है, ये यहाँ पे ऐसा दिया है बेटा। ये यहाँ पे होता है बेसोफिल, ये यहाँ पे अलग ही शेप दिया है। ये ऐसा यहाँ पे दिया है बेटा
प्लेटिलेट्स होगा, ये आरबीसी होगा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल का शेप भी सभी का अलग अलग होता है, सभी सेल का शेप एक जैसे नहीं होता। साइज भी देखो बेटा वैरी करता है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, मतलब साइज भी वैरी कर रहा है और शेप भी वैरी कर रहा है। उसके बाद ये है बेटा कॉन्ड्रोसाइट्स या फिर ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स का मतलब है बेटा बोन सेल। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बोन है बेटा, ये कुछ ऐसे होते हैं, इनका आकार भी यहाँ पे वैरी कर रहा है। तो इनका शेप एक जैसा है क्या? नहीं है। तो देखना एक जैसा है क्या? नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल सेल है और इसका आकार सेम है क्या? नहीं है, इसका आकार अलग ही है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्पर्म की। तो देखना स्पर्म ऐसे होता है, इसको ये टेल होता है, इसको ये हेड होता है, ओके। और यहाँ पे ए है बेटा ओहम, ये फीमेल के बॉडी से रिलीज होने वाला ये सेल है ओहम, और यहाँ पे ये है बेटा स्पर्म। तो देखना दोनों का शेप सही है क्या? नहीं है। दोनों का शेप एक जैसा है क्या? नहीं है। दोनों की साइज एक जैसी है क्या? नहीं है। उसके बाद अपन बात करते बेटा नर्व सेल की। ये हमारे इस बॉडी के अंदर के ही सेल है, इससे ही हमारा बॉडी बना है। लेकिन बेटा बॉडी के अंदर सभी सेल का आकार सेम है क्या? नहीं है, शेप वेरी करता है। तो ये देखना बेटा, ये है न्यूरॉन, ओके। ये क्या है? न्यूरॉन है बेटा। तो न्यूरॉन का आकार देखो ऐसा है, और इस न्यूरॉन को क्या कहा जाता है बेटा? लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल। एनिमल में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? तो वो न्यूरॉन होता है। तो ये आप यहां पे देख सकते हो। मतलब सेल का शेप भी वैरी करता है और सेल का साइज भी वैरी करता है। तो पहले सेल के बारे में पढ़े, उसकी हिस्टोरिकल बातें की, और इसके साइज और शेप की हम बात कर रहे हैं। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा सेल थ्योरी। अब हमें पढ़नी है बेटा सेल थ्योरी, ओके। अब सेल थ्योरी में हमें तीन थ्योरी पढ़नी है। पहली है बेटा श्वान एंड सिल्डन की सेल थ्योरी, उसके बाद है बेटा रुडोल्फ वर्चू की सेल थ्योरी, और उसके बाद है बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके। इन तीन सेल थ्योरी के बारे में हमें यहां पे बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिल्डन एंड श्वान सेल थ्योरी की। तो बेटा इनका जो स्टेटमेंट था इनके थ्योरी का, वो क्या रहा होगा, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए, ओके बेटा। तो इनका स्टेटमेंट अपन देखते हैं। सेल is basic unit of life। ऐसा बेटा स्टेटमेंट किसका था? शिल्डन एंड श्वान सेल थ्योरी का था। मतलब बेटा सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का, और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय सेल, ये उनका स्टेटमेंट था बेटा, ओके। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल। तो ये बेटा उनका स्ट्रक्चर था, ये बताया था शिल्डन एंड श्वान ने, ओके। तो ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। इसको प्रॉपरली आप लिख ले लो, अपन बेटा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको प्रॉब्लम ओके बेटा, चलो। ओके चलो। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बेटा यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल अपन कह सकते हैं। एवरी प्लांट एंड एनिमल मेड बाय सेल, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा इनका स्टेटमेंट था। दूसरा था बेटा यहाँ पे रुडोल्फ वर्चू। बेटा इसके बाद, इन दोनों के बाद एक 1885 में आ गया बेटा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चू। इसने ऐसा बताया था, एवरी सेल प्रोड्यूस अनदर सेल। कोई भी सेल होगा वो कहां से प्रोड्यूस हुआ है? किसी दूसरे सेल से प्रोड्यूस हुआ है। मतलब सेल से सेल का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। मतलब ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला नाम का कॉन्सेप्ट इसने बताया था। सो इसका कहना क्या था? सेल, every cell multiply and gives rise to another cell या फिर other cell। मतलब एक सेल है, समझो यहाँ पे एक सेल है, इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
और ये ऐसे दूसरे सेल बनाएगा। अब ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी दूसरे सेल बनाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी दूसरे सेल बनाएगा। तो ये ऐसा होता है, और इस थ्योरी को ही क्या कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके बेटा, मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरा सेल बनना, मतलब समझो ये सेल है, ये कहीं ना कहीं दूसरे सेल से बना होगा, मतलब ये यहां पे एक सेल रहा होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा और ये सेल बना। अब ये सेल है, ये कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है, ये सेल है, ये कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। तो ऐसे बेटा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल बनता है उसको उसने क्या नाम दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऐसा नाम दिया था। इसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरा सेल बनता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो ये बेटा दिया था रुडोल्फ वर्चू ने 1885 के अंदर। अब जाते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, जो कौन सा पार्ट है बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी का पार्ट है। सो बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी में देखो क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स है बेटा, एक्चुअली इसी के ऊपर एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है बेटा ये यही है, इसी के ऊपर ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है। पहला जो है उसके इतना ज्यादा कुछ वहां पे अहमियत नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा कुछ इतने एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ये इसका पहला स्टेटमेंट है बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जो पहले बताया था वहां पे श्वान ने वही था बेटा। ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, मॉडर्न सेल थ्योरी पहले बताए गए सेल थ्योरी को एग्रीगेट करके बनाया गया था, मतलब उसके अंदर कुछ वहां पे चेंज करके, उसके अंदर कुछ अपडेट्स करके ये सेल थ्योरी बनाई गई थी। तो इसको अपन कहते हैं बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। तो पहले का कॉम्बिनेशन मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी, ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद है बेटा लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो बेटा प्री एग्जिस्टिंग मतलब हर सेल जो होता है लिविंग सेल वो कहीं ना कहीं उसके एंसेस्टर सेल से आया होता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बता दिया है। जैसे बेटा ये सेल है, ये सेल कहां से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। बेटा ये सेल कहां से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। बेटा ये सेल कहां से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो बेटा कोई भी सेल हो लिविंग सेल वो कहां से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब ये किसका पॉइंट है, रुडोल्फ का पॉइंट है। उसने बताया ना ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ये पॉइंट कहां से आया, रुडोल्फ से। पहला पॉइंट कहां से आया बेटा, श्वान एंड सिल्डन से। तो बेटा पहले साइंटिस्ट लोगों ने जो से थ्योरी बताई थी उन सभी थ्योरी को एकत्रित करके एक करके बेटा एक थ्योरी बनाई गई मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसके ऊपर आज हम बिलीव करते हैं। उसके बाद है अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बेटा सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो पॉइंट अपन ने यहां पे बता दिया है। टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब बेटा सेल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वही एक्टिविटी किसके अंदर हो रही है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। मुझे एक बात बताना, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल है, अब उस सेल ने क्या किया, डाइजेशन। मतलब आपके बॉडी का क्या हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन। समझो आपके बॉडी के अंदर हार्ट है, अब हार्ट के अंदर सेल है कार्डियाई सेल। कार्डियाई सेल क्या करते हैं, पंपिंग एक्शन करते हैं, मतलब उसके वजह से आपका हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। मतलब आपके सेल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है बेटा, उस ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी के ऊपर। समझो आपके हार्ट के सेल की एक्टिविटी बंद हो गई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद कर दिया, तो तुम्हारा हार्ट का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाएगा, मतलब तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, गुलाब जामुन मस्त हो जाएगा। तो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे ऐसा अपन बता सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है वो एक्टिविटी उस ऑर्गेनिज्म की मानी जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, सेल शो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। बेटा सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। सेल कंट्रोल न्यूक्लिक एसिड, सेल के अंदर सॉरी सेल कंटेन न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। ओके बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके तो बेटा सेल के अंदर जो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो कौन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये न्यूक्लिक एसिड बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसलिए बेटा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसका अर्थ ये है। ओके बेटा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का अर्थ क्या है कि प्रोकैरियोटिक होगा तो न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोटिक होगा तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बताया गया है, ये आपको और डीप में पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको आनंद आएगा। सो बेटा दिस आर द
पॉइंट और द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। यानी कि बेटा पहले साइंटिस्ट लोगों ने जो जो पॉइंट्स बताए थे उसको एकत्रित करके यहां पे इस पोर्शन को कंप्लीट किया गया है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा। ओके, ये क्या रहा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है। सो बेटा अभी हमारा हो जाएगा रिवीजन का पोर्शन। ओके, तो रिवीजन में हमने यही पढ़ाना है बेटा, क्या क्या पढ़ लिया है आपने। तो रिवीजन में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, व्हाट इज अ सेल। चलो रिवीजन करो बेटा, सेल क्या है बताया, उसके बाद क्या बताया, सेल थेरीज बताई, सेल थेरी बताई, और क्या बताया बेटा, साइज ऑफ सेल, उसके बाद शेप ऑफ सेल बताए। इतने पॉइंट इस लेक्चर में हमने क्या किए बेटा, कवर किए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे होमवर्क के पोर्शन की तरफ। तो बेटा आपको होमवर्क क्या है ये आपको यहां पे दिया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे व्हाट इज मीन बाय सेल, व्हाट इज सेल। ओके, इसका डेफिनेशन आप लिखोगे, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा रहेगा बेटा यहां पे राइट नोट ऑन मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, उसके बाद तीसरा रहेगा व्हाट इज श्वान सेल थ्योरी। ओके, उसके बाद 4 नंबर का रहेगा विच इज लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट। उसके बाद विच इज लार्जेस्ट सेल इन एनिमल। तो ये आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है। ओके, इसको आप एज अ होमवर्क यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसके आंसर आप लिखेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपके समझ में आ गया, ऐसे अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके बेटा, चलो अभी हम यहाँ पे हमारे टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी यदि आपको सही में सक्सेस होना है तो इस पोर्शन को मैं लेकर के आया हूं, जो मैंने आपको बताया था ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो ये पूरे टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये एक एक पॉइंट मतलब आपके लिए नीट शस्त्र का काम करेगा। अगर मैंने आपको अभी नीट शस्त्र आपके हाथ में दिया है, अब आपको यहां पे योद्धा बनना है। अभी आप योद्धा बन भी चुके हो, अभी आपने थाम भी लिया है, अभी आपके हाथ में नीट का शस्त्र भी है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा नीट रणभूमि के अंदर। तो ये रह गई हमारी नीट रणभूमि। इस रणभूमि में आने के बाद ये आपका साहस होना चाहिए, ये आपका जोश होना चाहिए, ये आपका जज्बा होना चाहिए, ये आपके अंदर की एक्साइटमेंट होना चाहिए, ये आपके अंदर की एनर्जी होनी चाहिए, और इतना एग्रेशन से लेकर के आपने आपके लक्ष्य के ऊपर निशाना साधना चाहिए। और इसी के लिए मैंने आपको नीट शस्त्र तो दिया है, आपको यहां पे योद्धा तो बनाने का प्रयास किया है। अब आपको यहां पे नीट रणभूमि में मिलेंगे कुछ एमसीक्यू जिसको सॉल्व करके आप बनोगे नीट के योद्धा। क्या बनोगे, नीट के योद्धा। और उस नीट रणभूमि में इतना बढ़िया प्रयास करोगे तो आप कहलाओगे इस दुनिया के नीट योद्धा। तो चलते हैं हमारे नीट की रणभूमि में। तो ये रहेगी आपका पहला क्वेश्चन, हु गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाला कौन था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा यहां पे रुडोल्फ वर्चू। इसने बेटा सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। सो बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के आंसर यहां पे हो जाएंगे गलत। दूसरा क्वेश्चन है Who each of the scientists did not contribute the cell theory। सेल थ्योरी में कौन नहीं था। मुझे एक बात बता दो, शिल्डन था, श्वान था, रुवर्चू था, इनको मिला के बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी बनाया था। लेकिन ये रॉबर्ट नॉच यहाँ पे
कोच यहाँ पे नहीं था। सो बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हमें कौन नहीं था पूछ रहा है, तो हमें ऑप्शन ए को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कौन सा सेंटेंस है जो पोस्टुलेट नहीं है? पहला है सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यस बेटा ये पोस्टुलेट है, हमने अभी अभी यहां पे पढ़ा है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल सेल कंटेन न्यूक्लियस विच हैज द जेनेटिक मटेरियल। देखते बेटा, द सेल आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, द लिविंग थिंग आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, सही है। सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सही है। ऑल सेल कंटेन न्यूक्लियस विच हैज जेनेटिक मटेरियल। बेटा हर सेल में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मुझे एक बात बताना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सभी सेल में न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं होगा। तो बेटा ये जो पोस्टुलेट्स है ये गलत है और हमारे लिए यही सही है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा बेटा ऑप्शन बी। तो हमारे लिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी यहां पे गलत। तो बेटा इसका सही आंसर क्या रहेगा? आंसर बी रहेगा। फिर देखते हैं बेटा और क्या है। उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेल्यूला इज सेल्यूला। बेटा ओमनी सेल्यूला इज सेल्यूला किसने बताया था? हमें पता है बेटा वर्चू ने बताया था। किसने बताया था बताना एक बार? वर्चू ने बताया था। ओके, तो ये ऑप्शन रहेगा ये बेटा इसका ऑप्शन सी। तो उसके बाद हम यहां पे देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। तो ये रह गया आज का आपका पूरा लेक्चर। तो आज का आपका ये पहला लेक्चर बन चुका है। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह से आपने प्रॉपरली ध्यान में ले रखा है। तो बेटा इस लेक्चर को आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है। तो मुझे एक बात बताना, इससे पहले भी आपने सेल टॉपिक पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने सेल के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन आज बस मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया है और बस सेल थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज दिया है। तो ये टॉपिक आपको कैसे लगा? तो ये इंट्रोडक्शन में आपको पता चला कि ये टॉपिक कैसे शानदार बनने वाला है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको पता चलेगा कि यह टॉपिक कैसे बनने वाला है। इस टॉपिक का अंदाजा आपको आ चुका है। बेटा मैं विश्वास दिलाता हूं इससे पहले आपने ऐसा टॉपिक ना पढ़ा होगा ना आप पढ़ोगे, लेकिन यहां से आने वाले टॉपिक में, यहां से जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बेटा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा बस ये पर्टिकुलर बुक सेलेक्ट करो, इस पर्टिकुलर बुक से एमसीक्यू पढ़ो। बेटा मैं ऐसा कहूंगा बस यहां से कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपको मार्केट में जो बुक उठानी है उठा लो। बेटा हर क्वेश्चन आपका बनेगा, ये विश्वास मैं यहां पे दिला के चलता हूं। यहां से बेटा डीपीपी मिलेगी, उससे बाहर तो कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना करोगे तभी सफिशिएंट है। बस लेक्चर को मन लगा के पढ़ना है, बैच में मन लगा के एनरोल होना है, ऐप पे जाके इस बैच को बाय नाउ करना है जो कि मुफ्त में रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसको आप अगर ऐप पे देखते हो तो बहुत सही रहेगा, यूट्यूब पे देखते हो तो भी बहुत सही रहेगा, लेकिन ऐप पे देखने के आपके कुछ फायदे हैं। जैसे आपको इसका पीपीटी यहां पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ये जो क्लास नोट्स का पीपीटी है ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, इसका डीपीपी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, डीपीपी का सॉल्यूशन पीडीएफ वहां पे मिलेगा, क्विज फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपके लिए पूरा एक बेहतरीन कोर्स बनने वाला है, एक परफेक्ट कोर्स बनने वाला है। तो यहां से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका कोर्स बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट पक्के होंगे। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिएगा और पढ़ते रहिए और देखते रहिएगा बायोलॉजी विथ योर पीएम सर। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।